हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। ये वीडियो वैसे तो ये कोर्स हमारे तेजस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2022 का पार्ट है। जिनको नहीं पता है कि तेजस क्या है, तेजस हमारा एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग ना केवल स्टैटिक बल्कि करंट अफेयर्स के भी सभी वीडियोस को कवर करते हैं। एट द सेम टाइम आपको इसमें रेगुलर बेसिस पर टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे इसमें। और एट द सेम टाइम आपको सी सैट का पूरा मॉड्यूल इसमें फ्री इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम के लिए तो आप dpp.onlyis.in पर हमें विजिट कर सकते हैं, या तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@onlyis.com पे, या फिर हमें इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। Hello everyone, welcome to Only IAS. I am Shubham Sharma, your economy faculty. So it's about me. I am Shubham Sharma from Jaipur, Rajasthan. I had done company secretary and law and had experience of more than 5+ years to teach students of different exams for UPSC, state PCS, etc. And many of the students qualified for their respective desired post. So I am here to teach you all for the prelims 2022 exam and how to approach economy. For that we will start with the introduction part. हम पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से तैयार करें हम लोग। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इस चीज़ को लेकर कि इकोनॉमी थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, कैसे इसको पढ़ा जाए, कैसे इसकी तैयारी करी जाए। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इकोनॉमी को आपको तैयार कैसे करना है, कैसे आपको इकोनॉमी की प्रिपरेशन करनी है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, और उसके बाद फिर हमारी प्रीलिम्स की हम क्लासेस होलिस्टिक तरीके से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमी को अप्रोच कैसे करना है। तो अप्रोच करने से पहले एक अच्छी कोटेशन मैं कई बार यूज करता हूं, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। अपने पे भरोसा रखिए, आप जितना अपने आप को जानते हैं उससे कहीं बेहतर आप हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या नहीं पढ़ना। तो क्या नहीं पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्जाम में प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो एक स्क्रीनिंग बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें आपकी नॉलेज के साथ साथ जो एलिमिनेशन होता है उसको ये लोग जज करते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स का अगर मैं सिलेबस की बात करूं, अगर स्पेसिफिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड सिलेबस की हम बात करें, तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इसमें इतनी सी ये 3 लाइनें लिख रखी हैं: इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एटसेट्रा। अब इस एटसेट्रा जो है ना, ये एटसेट्रा जो है ये कम से कम 15 लाइनों के बराबर का सिलेबस है। लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता दिया, ठीक है, कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड फुलफिल कर दो विदाउट डिस्टर्बिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। पॉवर्टी समझा दिया, इंक्लूजन समझा दिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है, डेमोग्राफिक समझा दी आपकी कंट्री की यंग पॉपुलेशन के बारे में, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव समझा दी, सरकार की स्कीम्स बता दी, मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री किसान हो गया, जन धन योजना हो गया, ये सब समझा दी आपको। लेकिन क्या क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं में से आता है? आप प्रीलिम्स का पेपर उठाकर देखेंगे पिछले 8-10 सालों का, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस तो इन्फ्लेशन से भी आ रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन यहाँ कहीं मौजूद नहीं है। क्वेश्चन एक्सटर्नल सेक्टर से भी आ रहा है, वो भी यहाँ पर कहीं नहीं है। क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी से आ रहा है, वो भी यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन जो है कुछ माइक्रो इकोनॉमी से भी आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है। तो ये सिलेबस जो है ये एक होलिस्टिक कवरेज नहीं कर रहा प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का। तो इसीलिए अगर हम प्रीलिम्स के सिलेबस को देखकर तो एक आइडिया नहीं लग पाता। तो आइडिया कैसे लगाएं? आइडिया लगाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने होंगे, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स उसमें इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है, तो वहीं अगर आप मेंस का सिलेबस देखोगे तो वहां जीएस पेपर 3 में हर एक चीज स्पेसिफिकली दे रखी है उन्होंने कि एग्रीकल्चर में क्या पूछा जाएगा, इंडस्ट्री में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में क्या है। तो वो एक बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस डिजाइन करा हुआ है। तो अब अगर हम आपसे एक जनरली पूछें कि भाई क्वेश्चंस प्रीलिम्स में किस तरह के आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क इन प्रीलिम्स, कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो 5 तरह के क्वेश्चंस जनरली प्रीलिम्स में पूछते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। अब टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि कोई टर्म आपसे पूछ ली, ठीक है, आपसे कोई टर्म उन्होंने पूछ ली और आपको आंसर देना है। जैसे ए मैं बताता हूं टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया व्हाट इज ऑपरेशन ट्विस्ट, ये आपसे एक सवाल आ गया कि भाई ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, या आपसे पूछ लिया व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये है आपका सीधा टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। एक टर्म आपसे पूछ ली और उस टर्म के नीचे ये आपसे पूछ लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट,
और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए। ये हो गया आपके टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन मतलब आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये आपसे पूछ सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, या वो आपसे ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस तरह के सवाल होते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तीसरा हो गया इंटर रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। इंटर रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इफ आरबीआई increases the CRR rate, what is the impact on on the financial system of country, on the financial systems of country। या इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन ऑफ कंट्री, या ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो आरबीआई सीआरआर रेट को इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, कोई स्टेप नहीं लेगी, या उसमें नन ऑफ द अबव। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि एक्स की चेंज होने से वाई के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दैट इज इंटर रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। फिर है आपका चौथा करंट अफेयर बेस्ड। करंट अफेयर बेस्ड मतलब जो भी करंट में कुछ चल रहा होगा उसके ऊपर आपसे सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से सवाल आ गया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से कोई क्वेश्चन आ गया क्योंकि ये करंट में चल रहा है, ठीक है। नेशनल मोनेटाइज्ड पाइपलाइन से कोई क्वेश्चन आ गया, तो ये बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड कोई क्वेश्चन हुआ जो करंट में हाल ही में 6-8 महीनों में या साल भर में जो इंपॉर्टेंट करंट हुआ है उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेंगे गवर्नमेंट स्कीम और बजट के ऊपर। गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, बजट के ऊपर सवाल आ सकता है। आप सबको पता है कि 2022 का प्रीलिम्स आप दे रहे हो, 2022 का प्रीलिम्स आप लोग सब दे रहे हैं, तो 2022 के प्रीलिम्स के लिए आपसे जो इकोनॉमिक सर्वे है 2022 का, उससे आप सीधा कोई सवाल पूछ सकते हैं। सरकार की कोई स्कीम है नई जो सरकार ने 2022 में या 21 में लॉन्च करी है, उस पर आपसे सवाल आ सकता है, जैसे प्रधानमंत्री गोबर योजना, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो गवर्नमेंट स्कीम और बजट के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली प्रीलिम्स में इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि हमें पढ़ना कैसे है, सर हमें कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार प्रीलिम्स 2022 को दे रहे हैं, तो अगर प्रीलिम्स 2022 को आप पहली बार अपीयर कर रहे हो तो आप में से कई बच्चों का सवाल भी ये होगा, सर पढ़ना कैसे, पढ़ाई करनी कैसे, क्योंकि हम तो अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं, ग्रेजुएट हुए हैं या ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 2nd अटेम्प्ट है लेकिन अभी उनको इतनी क्लैरिटी नहीं है, तो ये उनके लिए स्पेसिफिकली है। तो इसके लिए भी मैंने एक कोटेशन यूज की है, जितना ज्यादा मैं हार्डवर्क करता हूं उतना ही लक मेरे पास आता है। ये भी एक कोटेशन है, क्योंकि यूपीएससी का ऐसा एग्जाम है जो सिर्फ लक बेस्ड गेम नहीं है। बहुत लोग कहते हैं यार यूपीएससी प्योरली अ लक बेस्ड गेम, जी नहीं, जितनी मेहनत आप करोगे लक उतना ही आपका साथ देगा इस एग्जाम में। तो पहली बात तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखनी है। किसी भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ें, चाहे आप इन्फ्लेशन पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, इंडस्ट्री पढ़ रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन। प्रॉपर रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिए, मेरे जो इकोनॉमी पॉलिटी के फैकल्टी सर थे मेरे खुद के, वो हमेशा एक बात कहते थे कि जितना री लगाओगे रिवीजन के आगे, जितना री लगेगा रिवीजन के आगे, उतना ही बेहतर आपकी तैयारी होगी। री 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 रिवीजन, जितना रिवीजन उतनी तैयारी। इसमें एक फॉर्मूला भी यूज होता है, जैसे 5:2 फॉर्मूला। 5:2 फॉर्मूला का मतलब होता है 5 दिन 5 डेज स्टडी और 2 दिन रिवीजन, 2 डे रिवीजन। ये इसको हम कहते हैं 5:2 फॉर्मूला। 5 दिन आप डट के पढ़ाई करो और 2 दिन सिर्फ रिवीजन करो, दैट इज कॉल्ड एज 5:2 फॉर्मूला। तो ये आप 5:2 फॉर्मूला पूरे प्रीलिम्स तक के लिए रखिए, बहुत मदद करेगा आपको। फिर बात करते हैं सिनॉप्सिस की। तो सबसे पहले आप बेसिक्स पे फोकस करें, कि बेसिक्स मतलब एनसीईआरटी लेवल हो गया आपका, थोड़ा सा हायर वर्जन हो गया उस पे, तो एक तो बेसिक्स पे फोकस करें।
जो भी चीज आप पढ़ें उसको करंट और स्टैटिक मिक्स पढ़ें। जैसे आपको मैं बताता हूं कि करंट में मान लो कोई चीज चले, जैसे ये ऑपरेशन ट्विस्ट आया था। अब ऑपरेशन ट्विस्ट जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है ओपन मार्केट ऑपरेशन से, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आपको ये पता होना चाहिए ऑपरेशन ट्विस्ट तो करंट का टॉपिक हो गया, और स्टैटिक में क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो जो चीज करंट में चल रही है उसका स्टैटिक से रिलेशन आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, सब में आपको करंट और स्टैटिक को मिक्स करना है। जैसे पॉलिटी में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, बहुत सारे नेता भी इलेक्शंस आने वाले हैं, यूपी में हैं, उसके अलावा जो अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस हैं, तो उसमें क्या होगा कि है ना, बहुत सारे दल नेता जो हैं 10th शेड्यूल में अपने वो चेंजेस करते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसका एंटी डिफेक्शन लॉ से क्या रिलेशन है, फिर वो स्प्लिट का रूल क्या है, दिस इज रिलेट इट विथ करंट। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको करंट से रिलेट करें। फिर तीसरी चीज होती है, अपने टारगेट हमेशा रियलिस्टिक रखिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट बहुत चीज है, यूपीएससी के एग्जाम में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब जब तक आपके टारगेट रियलिस्टिक नहीं होंगे तब तक सक्सेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं यार मैं तो 15 घंटे पढ़ता हूँ, 15 घंटे पढ़ के यूपीएससी का एग्जाम निकलता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हजारों बच्चों को तो मैं पढ़ा चुका हूँ, कम से कम 10,000 बच्चे से ऊपर मेरे 10,000 से ऊपर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो तैयारी कर रहे हैं। पिछले 10 सालों की जर्नी हो चुकी है मेरी अब तक। 5 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, 3 साल मैंने खुद ने भी तैयारी करी थी, तो अराउंड 8-10 साल तो मुझे हो गए उन लोगों को देखते हुए। तो उसमें मैं कई लोगों से मिला हूं। तो कोई भी हिट फॉर्मूला नहीं है कि भाई आप 13 घंटे पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। आप ये मानकर चलिए जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है आपको उतना पढ़ना है। जनरली मैं ये मानता हूं कि आपकी 7 से 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की आपकी स्लीप होनी चाहिए। 2 घंटे आपके जो डेली रूटीन के काम हैं उनमें उनके मान लीजिए। उसके अलावा आप कम से कम 8 से 9 घंटे की भी आप स्टडी करते हो, उसके बाद भी आपके पास टाइम बच जाएगा। आप ये देख लो, अगर 9 घंटे आप पढ़ रहे हो, 9 + 8 17 और 2 19, उसके बाद भी आपके पास 5 घंटे का स्पेयर टाइम है। तो आप क्लासेस देख रहे हो या जो भी आप खुद से कर रहे हो, तो स्टिल यू हैव 9, आप 8 9 10 घंटे भी रोज, 8 से 10 घंटे भी रोज पढ़ते हो, दैट्स मोर देन इनफ। और बाकी आप खुश रहिए, टीवी देखिए, इंजॉय करिए। फोन थोड़ा सा अवॉइड करें कि आप फोन पे गेम खेलते हैं, या अगर आप फोन पे कोई वीडियोस देखते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है उनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। उसके पीछे रीजन ये होता है कि कंसंट्रेशन पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, और यह प्रूवन फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये रियलिस्टिक टारगेट हो गए। आगे बात कर लेते हैं हाउ टू मेक नोट्स एंड स्टडी इकोनॉमी। काफी सारे बच्चों को ये भी एक चीज समझ में नहीं आती है, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होता कि भाई नोट्स कैसे बनाते हैं। क्योंकि अब तक क्या है, स्कूल में कॉलेजेस में जब हम तैयारी कर रहे होते थे तो हम लोग नोट्स जनरली जो किताब होती थी उसी को पूरा लिख देते थे, या जो किताब के पीछे वाले क्वेश्चंस आते थे वही हम जनरली पढ़ के जाते थे स्कूल में और कॉलेजेस में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गेम अलग है। तो सबसे पहले आपको हाउ टू टेक नोट्स में एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो नोट्स आपको बनाने हैं वो आपको बनाने हैं लूज A4 साइज पेपर में। रजिस्टर में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। उसका रीजन मैं बताता हूं। अगर आपके पास A4 साइज पेपर लूज शीट्स में मौजूद है तो उसका फायदा क्या होगा, जैसे आपने मान लो ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 में आपने करंट अफेयर्स की कोई चीज लिखी, जैसे मान लो उस दिन इसरो की कोई न्यूज आई, ठीक है, उसके अलावा कोई डिफेंस एक्सरसाइज की न्यूज आई, IMF के बारे में न्यूज आई। अब आपने क्या करा, इनको ऐसे लिखना शुरू कर दिया। पहले पन्ने पे आपने पहले 3-4 लाइनों में इसरो के बारे में लिखा, फिर डिफेंस के बारे में लिखा 3-4 पन्नों लाइनों में, फिर IMF के बारे में लिखा। अब मान लीजिए ये जो इसरो का जो मिशन था ये लॉन्च हुआ है मान लो 1 फरवरी को। अब इसके बारे में अगली न्यूज आ रही है 1 अप्रैल को, वापस को 1 अप्रैल में से कुछ कुछ डिस्कवर कर लिया या कुछ भी ऐसा, वो पहुंच गया वहां पे। अब 1 अप्रैल को इसके बारे में न्यूज आ रही है। अब आपने 1 फरवरी को लिखा है और 1 अप्रैल को इसको फिर न्यूज आ रही है, तो आप क्या होगा, इसमें आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी कि आपने 1 फरवरी को तो इसरो, डिफेंस और IMF लिख रखा है, फिर 2 फरवरी को आपने वर्ल्ड बैंक लिख रखा है, आपने इंडिया रशिया रिलेशन लिख रखे हैं, उसके नीचे आपने चाइना के बारे में कुछ लिख रखा है। तो ये क्लमजी हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूं। आपको करना क्या है इस केस में, आपको ये करना है कि आपको फाइल्स बनानी है। कुछ फाइल्स बना लीजिए, हर फाइल में आप 40-50 पन्ने डाल दो और उसको बाइफरगेट आपको करना है। बाइफरगेट कैसे करना है ये भी आपको मैं समझा देता हूं। बाइफरगेट करना कैसे, जैसे पहले आपने
एक मिनट, हाँ, पहले आपने ये लिख दिया, यहां पे आपने लिख दिया ये फाइल है होम अफेयर्स की। अब देश में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, या जे देश में जितनी भी नीतियां आई हैं, पॉलिसीज आई हैं, प्रोग्राम्स आई हैं गवर्नमेंट के, उनको आपने होम अफेयर्स में लिख दिया। फिर दूसरी आपने फाइल बनाई है, उसमें आपने डिफेंस के बारे में लिख रखा है, सारी डिफेंस एक्सरसाइजेज जो हुई हैं या डिफेंस एग्रीमेंट हुए हैं, क्वाड के बारे में कुछ है वो आप इसमें लिख सकते हो। फिर तीसरा आपने आईआर का बना दिया, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में लिख दिया, कोई भी बायलैटरल ट्रीटी हुई है, एग्रीमेंट हुई है, G20 की मीटिंग हुई है, आसियान सार्क की मीटिंग हुई है, उसके बारे में आपने यहां लिख दिया। फिर चौथा आपने बना दिया इकोनॉमी का, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, नीति आयोग, ठीक है, इनके द्वारा कुछ भी हुआ है। देन स्टॉक मार्केट में कुछ हुआ है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी में फालतू के डेटा आपको नहीं लिखने हैं। इकोनॉमी में जो ईयरली डेटा आते हैं सिर्फ उसी पे फोकस करना है। ईयरली डेटा मतलब जैसे एचडीआई रैंकिंग हो गई आपकी, ठीक है, हंगर इंडेक्स की रैंकिंग हो गई, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग हो गई, ये ईयरली आती है, तो आपको इन ईयरली रैंक्स को ही देखना है। सिमिलरली आरबीआई की जो बाय मंथली पॉलिसी आती है उसको भी नहीं पढ़ना, इंटरेस्ट रेट्स जो हर महीने चेंज होता है उसको भी आपको नहीं पढ़ना। जो भी आपको फैक्ट और फिगर पढ़ना है इकोनॉमी में वो ईयरली वाला होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से होम, डिफेंस, आईआर, इकोनॉमी, और उसके अलावा और क्या, थोड़ा सा स्पोर्ट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स 2021 में स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चंस थे। ओलंपिक्स हो गया, या मान लीजिए कॉमनवेल्थ गेम हो गए, एशियन गेम्स हो गए, कोई वर्ल्ड वर्ल्ड कप्स हो गए, तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे क्वेश्चन आया था। तो ये तीन चीजें हो, पांच चीजें हो गई, और उसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें, कुछ अदर चीजें, कोई बुक्स है, ऑथर्स है, कोई आर्ट एंड कल्चर की कोई चीज है, तो इस हिसाब से आप अपनी 5-6 फाइल्स बना सकते हैं। अब मैं स्पेसिफिकली इकोनॉमी की बात करूंगा कि इकोनॉमी में आपको क्या क्या पढ़ना है, और सोर्सेज की हम बात करेंगे। देखिए, सोर्सेज में सबसे पहले बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इकोनॉमी के सोर्सेज क्या है, तो सोर्सेज में आप ये देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है न्यूज़पेपर। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। मैं जनरली इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करता हूं, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी सिंपल होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और बैलेंस्ड अप्रोच होती है। बाकी आपकी चॉइस है, आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई सा भी अखबार पढ़ सकते हैं। अगर आपके साथ में ये चीज है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, तो आप हिंदी न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। फिर इकोनॉमी की एनसीईआरटीज जो है उनको आप देख सकते हैं 11th और 12th की। लेकिन एनसीईआरटी जो इकोनॉमी की है उनमें एक प्रॉब्लम है, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसमें होलिस्टिक कवरेज नहीं कर रखा। जितनी बेहतरीन एनसीईआरटीज हिस्ट्री और ज्योग्राफी की है, उतनी अच्छी एनसीईआरटी आपको इकोनॉमी की नहीं मिलेगी। तो ये एक लैक्यूना कह लो, या एक ये एक प्रॉब्लम कह लो कि इकोनॉमी की एनसीईआरटीज उस लेवल पे अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उस पर आप पूरी तरह से रिलाय कर सकते हैं। ओनली आईएएस की जो मंथली मैगजीन होती है, जो हर महीने ये लोग देते हैं, वो बहुत बेहतरीन है, उसमें भी दे विल कवर एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर का कोई रिप्लेसन नहीं है, क्योंकि जितने भी भारत में इंस्टीट्यूट्स हैं यूपीएससी के, जो भी चाहे पॉपुलर हो चाहे नहीं हो इतने पॉपुलर, जो भी अपनी करंट अफेयर की मैगजीन निकालता है वो मौका वारदात पे पहुंच के नहीं बनाता। ऐसा नहीं होता कि एक्स नाम का जो इंस्टीट्यूट है वो ईरान जाके देख रहा है कि चबार पोर्ट का क्या हुआ है या नहीं हुआ, वो नहीं करते, वो भी न्यूज़पेपर में से ही नोट्स बनाते हैं। लेकिन बस फर्क इतना सा होता है कि न्यूज़पेपर में अगर कोई चीज आई है, जैसे मान लो कि सरकार ने, अब जैसे आप इसमें देखो, इस न्यूज़पेपर में दिख रहा है गवर्नमेंट ने एफडीआई 100% अलाउ कर दिया डिफेंस में। तो अब ये तो करंट की न्यूज हो गई। स्टैटिक में आपको क्या पढ़ना होगा, आपको थोड़ा खंगालना होगा कि एफडीआई क्या होता है, इसका एफआईआई से क्या रिलेशन है, कैसे ही उससे डिफरेंट है, भारत में एफडीआई में ग्रीन फील्ड एफडीआई और ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या होता है। तो ये उसका स्टैटिक हो गया। तो मैगजीन वाले सिर्फ इतना करते हैं कि करंट की न्यूज तो अखबार से कॉपी कर लेते हैं, फिर गूगल पे जाके या जो भी उनके पास अच्छे फैकल्टीज हैं उनसे वो फिर उसका स्टैटिक पोर्शन बनवाते हैं। यही काम आप भी कर सकते हो। जो भी चीज आप करंट में पढ़ रहे हो उसका स्टैटिक आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, और यही काम मैगजीन वाले करते हैं। जो भी, चाहे जिस भी इंस्टीट्यूट की हो, चाहे ओनली आईएएस की हो, जो करंट अफेयर्स होता है वो तो अखबार से होता है, और मैगजीन का जो पोर्शन जो स्टैटिक का होता है वो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। चौथी चीज, योजना और कुरुक्षेत्र, ये काफी अच्छी मैगजीन्स हैं। ये सरकार की जो पॉलिसीज होती है उस पर आती है, महीने की एक ही आती है और पतली सी होती है।
इसमें एक ही इशू के ऊपर डिस्कशन होता है, उस पर अलग अलग ऑथर्स अपना व्यू देते हैं। जैसे मान लीजिए सेल्फ रिलायंस इंडिया, तो इसमें सारे सेल्फ रिलायंस इंडिया के ऊपर ही आर्टिकल्स होंगे। तो इसकी जस्ट भी अवेलेबल होती है, बहुत जगह पे इसकी जस्ट भी मिल जाती है, नहीं तो आप इसको वैसे भी रीड कर सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट आपको अच्छे ऐसे लग रहे हैं वो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मेंस के एग्जाम में काम आ सकते हैं। और कई बार छोटे छोटे फैक्ट्स जो होते हैं वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर इकोनॉमिक सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। अगर आपका अटेम्प्ट प्रीलिम्स 2022 का है, अगर आप प्रीलिम्स 2022 दे रहे हो, तो जो इकोनॉमिक सर्वे 2022 का आया है उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उसको आपको अच्छे से कवर करना होगा, और बजट को भी थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा। जनरली जो वॉल्यूम 1 होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, कि वॉल्यूम 2 में तो फैक्ट एंड फिगर ज्यादा होते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। वैसे हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट मैं भी आपको पढ़ाऊंगा पूरा। हमने स्पेसिफिकली इसके लिए नंबर ऑफ क्लासेस दी हैं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है वो अपनी तरफ से तैयार करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट होता है। अब आपका ये भी सवाल होगा कि सर प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस इकोनॉमी से आए हैं। तो 2013 से 2020 तक अगर आप देखोगे तो एवरेज क्वेश्चन हर बार 10 से ऊपर आते ही आते हैं इकोनॉमी में। जनरली जो फिगर रहता है वो 10 से 15 के बीच में रहता है, कई बार एक्सेप्शनल सिनेरियोज में 15 से 20 क्वेश्चंस भी पहुंच जाते हैं, लेकिन आप मानकर चलें 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन इकोनॉमी से आते ही आते हैं। ठीक है, अब जैसे 2021 की मैं बात करूं तो 2021 में प्रीलिम्स में 14 क्वेश्चन इकोनॉमी से आए थे, 5 क्वेश्चन सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे से थे। 5 क्वेश्चन जो थे वो सीधे सीधे आपके इकोनॉमिक सर्वे में से थे। जो 2021 का इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगर प्रीवियस ईयर एनालिसिस करें तो टॉपिक वाइज एनालिसिस करोगे तो मनी एंड बैंकिंग, ये खैर मैंने डिटेल और लिख रखा है यहाँ पे, ये देखिए टॉपिक विथ मोस्ट सिग्निफिकेंस। यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट जो है, गवर्नमेंट बजटिंग नाम से ही चैप्टर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड करेंसी एक्सचेंज रेट काफी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, उनकी उनसे जुड़ी हुई स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये यूपीएससी का बहुत टाइट ऐसे टॉपिक्स है जो यूपीएससी बहुत पसंद करती है पूछने में। ठीक है, अब अगर आप देखें कि 2021 में क्वेश्चन सीधे कुछ एनसीईआरटीज में से भी थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे, दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीज एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इससे क्या होता है, अगर मनी मल्टीप्लायर क्या होता है इसको हम समझेंगे खैर क्लास में, लेकिन इसका सही आंसर है सी, इट इंक्रीजेस द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। सिमिलरली लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक फॉर अ टेम्पररी क्राइसिस, दैट इज अगेन द सेकंड, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये एनसीईआरटी से क्वेश्चंस थे। अब मुझे आप लोगों से एक दो बातें और डिस्कस करनी है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो ये है कि आपको बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर अखबार में ये समझ में नहीं आता कि इकोनॉमी में क्या पढ़ना है। इकोनॉमी को जब हम पढ़ते हैं तो अखबार में इकोनॉमी का कौन कौन से सेगमेंट पढ़ने हैं वो मैं अब आपको समझा देता हूं। चलिए तो वो देख लेते हैं एक बार। टॉपिक विथ मोस्ट सिग्निफिकेंस फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो आपको न्यूज़पेपर जब आप खोल रहे हैं तो उसमें इकोनॉमी की कौन कौन सी चीजें आपको अच्छे से देखनी है। तो देखिए, कोई भी न्यूज हो जो वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई हो, या वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट निकाली हो, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक हो, व्यापार की सुगमता जिसको हम कहते हैं, या आईएमएफ के द्वारा कोई न्यूज हो, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपके लिए आरबीआई से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आरबीआई ने कोई डिसीजन दिया है, आरबीआई ने कोई पॉलिसी के लिए कुछ कहा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा, नीति आयोग के द्वारा अगर कोई चीज कही गई है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ स्टेटमेंट है, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए बायलेटरल समिट है, मोदी जी या भारत के राष्ट्रपति कहीं गए हैं और वहां पे कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस लिए गए हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस इन बायलेटरल मीटिंग, वो बहुत बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, और जैसे मान लीजिए ये जो इंटरनेशनल फोरम्स पे जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे G20 की मीटिंग हो गई, ठीक है, आपकी आसियान की मीटिंग हो गई, आपका सार्क हो गया, ठीक है, आपका ब्रिक्स हो गया, ठीक है, और उसके अलावा आपका और भी जिसमें इंडिया मेंबर है उससे जुड़ी हुई कोई चीज हो गई, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या नहीं पढ़ना इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में,
कौन कौन सी चीजें आपको नहीं पढ़नी है जो न्यूज़पेपर में है। नॉट इंपॉर्टेंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी। फैक्ट्स एंड डेटा, फालतू के फैक्ट्स एंड डेटा नहीं पढ़ने। फैक्ट्स और डेटा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने इकोनॉमी में। कोई कंपनी ने कोई डिसीजन लिया है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई डिसीजन लिया है, तो वो कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उनका खुद का पर्सनल मैटर। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा कुछ आया है, कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा आया, जैसे कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट हो गया, मान लो कंपनीज एक्ट में कुछ अमेंडमेंट होता है, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेबी के द्वारा कुछ आया है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी, ये 3 चीजें हो गई। तीसरी चीज आपको क्या नहीं पढ़नी, ये जो बाय मंथली पॉलिसीज होती हैं, बाय मंथली जो ग्रोथ फोरकास्ट होते हैं, इनको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। जैसे आरबीआई प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल और फॉर फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर दैट इज 8%, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। या आईएमएफ प्रिडिक्ट्स इंडियाज ग्रोथ फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 इज 6%, कोई जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की। आपको जो डेटा पढ़ने वो ईयरली डेटा पढ़ने, ये ध्यान रखिएगा, ईयरली डेटास आपको पढ़ने हैं। और ईयरली डेटा किस किस के पढ़ने हैं, जैसे एचडीआई हुआ, इनोवेशन इंडेक्स हुआ, हंगर इंडेक्स हुआ, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हुआ, ठीक है, हंगर हुआ, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके अलावा मान लीजिए और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, कोई अननेसेसरी का, जैसे मान लो कोई अमाउंट है कि एक्स अमाउंट जो है वो इसमें डाला गया है, इस पर्टिकुलर बैंक को दिया है, तो वो सब चीजें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बैंक मर्जर कोई हो जाता है बड़ा, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टॉपिक मोस्ट सिग्निफिकेंट है न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव से। तो उम्मीद करता हूं आपको जो इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें हमने ये समझा है कि इकोनॉमी को कैसे पढ़ना चाहिए, ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ में भी आई होंगी कि इकोनॉमी को कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास से हमारा पहली क्लास को शुरू करेंगे जिसमें हम इकोनॉमी के बेसिक्स को समझेंगे पहले। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।